दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है। हुकूमत को पीटीआई पे इतना ट्रस्ट नहीं है, पीटीआई वालों को हुकूमत पे इतना ट्रस्ट नहीं है। जितने पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, पिंडी वाले भी हों, जुडिशरी से गुजर से रखें, बड़ी बड़ी पार्टीज के जितने लीडरान हैं उनको भी बीच में शामिल करें, फिर तो कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। मौसम तो खासा सर्द है, लेकिन मुल्की सियासत में हमें गर्मा गर्मी दिखाई देती है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। ये बिल अब बाकायदा कानून बन गया है और कानून के मुताबिक दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ वजारत सनद व पैदावार में भी रजिस्ट्रेशन का इख्तियार हासिल होगा। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होने जा रहा है। इससे पहले धुआंधार बयानबाजी जारी है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून तकसीम नजर आ रही है। उसमें हुकूमत के अपने ही कुछ लोग मुज़ाकरात पर सवालात उठा रहे हैं और शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये बताया जाए कि पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि अगर पीटीआई से बात करनी है तो फिर BLA से भी कर लें और खारिज से भी कर लें। हुकूमत में दूसरी सोच ये पाई जा रही है कि पाकिस्तान के नाम पर सियासतदान मिलकर बैठें और मुल्क को मसाइल से निकालें। ख्वाजा साद रफीक ने अपने वालिद की बरसी के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का अमल हर सूरत कामयाब होना चाहिए। किसी सियासतदान को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान के उन नामवर सियासतदानों से दरख्वास्त की है कि जो ना सिर्फ हुकूमत का हिस्सा हैं और ना पीटीआई का, वो सर जोड़कर बैठे ताकि इस मुसीबत से निकलने का रास्ता जो है वो तजवीज़ किया जा सके। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट राना मुबशिर साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुज़ाकरात से हुकूमत की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं और शुको शुबहात का इजहार भी हो रहा है। आपको मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? क्या ये कामयाब हो पाएंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात जो है एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ठीक है कि या तो आप सबको साथ बिठा लें, ठीक है, सबको, सबसे मुराद मेरी ये है जरदारी साहब भी बैठ जाएं, उसके बाद जनाब इमरान खान साहब भी बैठ जाएं और जनाब नवाज शरीफ साहब भी बैठ जाएं। और मौलाना साहब को अगर बिठाना है तो मौलाना साहब को भी बिठाएं, मौलाना फजल रहमान साहब को भी बिठाएं और उसके अलावा कोई बड़े लीडर्स हैं अगर पार्टीज़ के तो उनको भी बिठा लें बीच में और फिर मुज़ाकरात कर लें और उसका ताकि हल भी निकलेगा, उसका रिजल्ट भी निकलेगा। ऐसे जिस तरीके से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है, आइस ब्रेकिंग के लिए ठीक है कि जनाब दोनों तरफ से कमेटीज़ बन गई हैं, बैठ जाएंगे, बैठ के जनाब TORs रख देंगे सामने। 2 जनवरी को सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। 2 जनवरी को पता चल जाएगा कि दोनों सीरियस हैं कि नहीं है। हुकूमत सीरियस है तो ठीक है, उसका भी पता चल जाएगा। पीटीआई वाले सीरियस हैं, उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो बड़ी लीडरशिप जो है, बड़ी पार्टीज़ के बड़े लीडर्स जो हैं, वो अगर बैठ जाएंगे अक्रॉस द टेबल, इफ़ दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, सिट अक्रॉस द टेबल, जॉट डाउन करके सारी चीज़ें अगर सामने लेके आएंगे तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और वो इम्प्लीमेंट कर दी जाए चीज़ें तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल राना साहब, आपने ठीक कहा और जिस तरह की आपने भी बात की है ना, उसी से मिलती जुलती बात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात बेसिकली सियासतदानों के बस की बात मुझे नज़र नहीं आ रही और इसमें अगर तमाम पावर सेंटर को शामिल किया जाए तो ये शायद किसी के नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो आप ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ की ये तजवीज़ किस हद तक दुरुस्त है? देखें, ये जो बात है ना कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको जनाब शामिल किया जाए गुफ्तगू में, ये बहुत अच्छी सजेशन है, ठीक है। और उसका रीज़न है एक, ठीक है, आप जुडिशरी से भी लें लोग, ठीक है, और जितने पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, उसमें पिंडी वाले भी हों, उसमें जितने जुडिशरी से किसी को रखना है आप उधर से रखें, उसके जनाब आर्म्ड फोर्सेस के तीनों चीफ्स जो हैं उनको बिठाएं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को बिठाएं, पॉलिटिशियंस को भी बिठाएं और बड़ी बड़ी पार्टीज़ के जितने लीडरान हैं उनको भी बीच में शामिल करें। तो फिर तो कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर निकलेगा और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा होगा और वो उस पर इम्प्लीमेंट अगर कर दिया जाए उस रिजल्ट को जो सामने आता है उस नेगोशिएशन के बाद, और उस पर सारी चीज़ों पे डिस्कशन करें। मैं ये नहीं कहता कि एक चीज़ पे डिस्कस करें, उस पर सब चीज़ों पे डिस्कस करें, सारे पॉइंट्स लिख लें, उस पर बैठ जाएं
चाहे एक कमरे में, चाहे एक बिल्डिंग में बैठ जाएं, चाहे उसमें बैठ के आपको 1 महीना बैठ के भी आपको गुफ्तगू करनी, 1 महीना भी एक महीना भी बैठ के उस पर अगर आपको गुफ्तगू करनी पड़ती है तो ज़रूर करें, और करके फिर उसका हल निकालें, ताकि एक दफ़ा वंस फॉर ऑल सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। सो ये बहुत अच्छी सजेशन है, नथिंग लाइक इट। आप पिंडी वालों को बिठाएं, आप जनाब आर्मी चीफ को बिठाएं, आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को बिठाएं, आप एयर चीफ को बिठाएं, आप नेवल चीफ को बिठाएं, आप सबको बिठाएं, आप पॉलिटिशियंस को बिठाएं, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनको बिठाएं, और जुडिशरी से भी लोग लें, मीडिया से लेना चाहते हैं उधर से भी लें आप। अच्छा, ठीक है। सो मतलब कि एक एक रिप्रेजेंटेशन हर इदारे से हो, जितने पिलर ऑफ स्टेट्स हैं उनको बिठाएं, और फिर एक एक पॉइंट पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके इफ्स एंड बट्स, सारी चीज़ें सामने रखें, उसका रिजल्ट निकलेगा, और उसका जब रिजल्ट निकलेगा तो उस पर अमल दरामद भी करें, तो सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री। सही। राणा साहब, हम देख रहे हैं कि नेगोशिएशंस के साथ साथ तहरीक इंसाफ की सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट भी चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की ये तहरीक कामयाब हो रही है या हो सकेगी? देखें, ये जो बात है ना कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है और नेगोशिएशन भी हो रहे हो और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चल रही हो, ये एब्जॉर्ब करना, हजम करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है। हुकूमत को पीटीआई पे इतना ट्रस्ट नहीं है, पीटीआई वालों को हुकूमत पे इतना ट्रस्ट नहीं है। तो अगर ये एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे 2 तारीख को, तो अगर ये अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा इसको ख़त्म कर दें, मैं इसको ये कहूँगा, क्योंकि अभी जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जिसको आप रेमिटेंसेस कह रहे हैं, जिसको सिविल नाफरमानी की तहरीक कह रहे हैं, अभी जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से या इमरान खान की तरफ से, वो ये वर्ड है कि लिमिटेड रेमिटेंसेस की जाए। अब लिमिटेड रेमिटेंसेस से मुराद ये है कि जो $1000 भेजता है वो $500 भेजे, जो $500 भेजता है वो $250 भेजे, और ज़्यादातर लोग जो पैसे भेजते हैं मजदूर तबका जो है वो भेजता है पैसे। यूएई में हो गया, सऊदी अरेबिया में हो गया, इस तरह लोग जहाँ पे काम करते हैं वो लोग पैसे भेजते हैं और वो घरों को अपने अपने पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। बाहर जो लोग रहते हैं, वेस्ट में जो लोग रहते हैं या अमेरिका में जो लोग रहते हैं, उनकी तो फैमिलीज वहीं पे है ज़्यादातर, ठीक है। तो वो ज़्यादा पैसे तो वहीं पे रखते हैं, वहीं पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलानी होती है, उनकी फैमिलीज वहाँ पे वहीं पे रखते हैं पैसे। वो बहुत कम मेरे ख्याल में यहाँ पे भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो वो तो एक अलग उसको साइड पे रखते हैं। लेकिन ये लोग मजदूर तबका जो है अगर कम पैसे भी भेजेगा तो वो लिमिटेड वाला जो वर्ड है ना कि लिमिटेड पैसे भेजें और 31 जनवरी तक लिमिटेड पैसे भेजें, लिमिटेड पैसे पाकिस्तान में आए, मेरे ख्याल में इस पे पीटीआई को थोड़ा सा इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और मेरा ज़ाती ख्याल है मेरा कि 2 जनवरी को जब ये लोग बैठेंगे आपस में तो उसको सीरियसनेस अगर सामने नज़र आएगी तो पीटीआई वाले इस चीज़ से या इमरान खान इस चीज़ से बैकआउट कर देंगे और कहेंगे जी ठीक है, रेमिटेंसेस आप भेजें, ज़रूर भेजें, लेकिन ये सीरियसनेस का पता चलेगा 2 जनवरी को कि ये आपस में बैठ के क्या चीज़ें शेप अप होती हैं। और जैसे स्टेक होल्डर्स की बात है ना, स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बैठने चाहिए, स्टेक होल्डर्स बैठने चाहिए, स्टेक होल्डर्स सबको बिठाएं, सब बैठेंगे तो तभी हल निकलेगा, उसके बगैर हल नहीं निकलेगा, वो कंप्लीट आई वॉश होगा। बिल्कुल ठीक। राणा साहब, अब पीपल्स पार्टी के हवाले से अब बात कर लेते हैं कुछ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया है कि अगर नून लीग ने हुकूमत करनी है तो फैसला जो है इत्तफाक़ राय से किए जाने चाहिए। नून लीग हुकूमती फैसलों में इत्तेहादियों को इत्तेमाद में क्यों नहीं लेती? देखिए, एक एग्रीमेंट हुआ था एंड द एग्रीमेंट वाज, जब ये हुकूमत कायम हुई थी उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था कि जितने इत्तेहादी हैं ना हुकूमत के, उसमें एमक्यूएम भी शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कि जनाब हम सब लोग मिल के बैठ के और फैसले करेंगे। जो बड़े बड़े फैसले हैं ना, जैसे एनएफसी है या और फैसले हैं, वो बड़े बड़े फैसले मिल के करेंगे ताकि आपस में हम लोग जो है एक पेज पे हों। तो पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने मिल के हुकूमत के साथ यानी कि नून लीग वालों के साथ ये एक एग्रीमेंट किया था। अच्छा, बीच में ऐसी भी स्टेजेस आई कि जिसमें पीपल्स पार्टी वालों को इग्नोर किया गया या उनसे पूछे बगैर जो फैसले किए गए, लेट मी पुट इट दिस वे। सो वो जब वो चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी वाले जो है दे वर नॉट कंफर्टेबल।
सो उन्होंने जनाब शोर मचाना शुरू किया कि जनाब आपने तो हमारे साथ एग्रीमेंट किया था हुकूमत बनाते हुए, और हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उनका स्टैंस है, मैं इस चीज़ पे मुतफिक नहीं हूँ वैसे, लेकिन उनका स्टैंस है कि जनाब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें उन्होंने ली हुई हैं लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बट देन अगेन बहस एक नई शुरू हो जाएगी, मैं उस पर तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आज वो पुल आउट कर जाए हुकूमत से बाहर निकल आए पीपल्स पार्टी वाले, तो हुकूमत चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो हुकूमत नहीं चल सकेगी और हुकूमत रह भी नहीं सकेगी। सो इसलिए बेहतर ये है कि जो एग्रीमेंट उन्होंने किए थे उस पर जनाब अमल दरामद करते रहें। और सेम इज़ द केस विद एमक्यूएम वालों का भी यही है कि एमक्यूएम वाले भी कहते हैं जनाब कि वैसे एक और ख़बर दे देता हूँ आपको मैं यहाँ पे ज़रूर कि अभी थोड़ी सी हो सकता है इन द डेज टू कम यहाँ पे मिनिस्टर नए बनाए जाए, फेडरल मिनिस्टर्स नए बनाए जाए और कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाए। उसमें हो सकता है एक आध मिनिस्ट्री जो है वो एमक्यूएम को भी मिल जाए। ठीक है, एमक्यूएम वाले भी एक आध मिनिस्ट्री ले लें, वैसे तो 2 मिनिस्ट्रीज़ के ख्वाहिशमंद हैं एमक्यूएम वाले, लेकिन हो सकता है एक आध मिनिस्ट्री एमक्यूएम को भी मिल जाए। और इस तरह हो सकता है बाकी जो इत्यादी हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर कुछ मिलता है तो आई डोंट थिंक सो दे विल बी इंटरेस्टेड इन द फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोई मिनिस्ट्रियों में मेरा नहीं ख्याल में इंटरेस्टेड होंगे। हाँ, पंजाब में पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जा सकता है। पंजाब में किसी हद तक पीपल्स पार्टी वालों को हो सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई उनके इन रोड्स बन जाए हुकूमत के अंदर। सही, दैट इज़ येट टू बी सीन। बट देन अगेन ये बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। बिल्कुल सही। हम देखते भी हैं कि पीपल्स पार्टी विफाक से ज़्यादा पंजाब में ओहदे मिलने की ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। राना साहब ये भी फरमाइएगा कि हालिया दिनों में हमने देखा कि जो पंजाब के MPs हैं उनकी तनख्वाहों में 700% इजाफा किया गया। अब वफाकी काबीना में तोसी की खबरें आ रही हैं। हुकूमत टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर तो मजीद टैक्स लगाने की तैयारियां कर रही हैं, मगर अपने खर्चे कम करने के लिए किसी सूरत हमें तैयार नहीं दिखाई दे। ये जो बात है ना कि पंजाब के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs जो हैं, उनकी तनख्वाहों में जनाब 700% इजाफा कर दिया गया। ठीक है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि हमने तो यहाँ पे ऐसे मिनिस्टर्स भी देखे हैं किसी दौर में जो तनख्वाह भी नहीं लेते थे। ठीक है, ना तनख्वाह लेते थे ना पर्क्स लेते थे। कोई भी पर्क उनको मिलता हो, चाहे MNA हो, चाहे MPs हो, चाहे सेनेटर्स हो, चाहे फेडरल मिनिस्टर्स हो। हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस भी देखे हैं कि वो जनाब कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी गाड़ी में आएंगे, अपनी गाड़ी में वापस जाएंगे, अपना पेट्रोल डलवाएंगे, अपने खर्चे पे रहेंगे और हमें किसी किस्म के कोई पर्क्स नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर 700% का इजाफा किया जाता है MPs की पे में, तो ऑब्वियसली एक आम आदमी जो बिजली का बिल नहीं दे सकता, यूटिलिटीज़ पूरी नहीं कर सकता, ठीक है, और उसको तो टेबल पे फूड रखना, दो दफ़ा खाना खिलाना बच्चों को, उसके लिए एक मुश्किल हुआ है आजकल। तो दूसरी तरफ अगर वो देखता है कि जनाब यहाँ पे जनाब MPs जो हैं वो जनाब 700% उनकी पे में इजाफा हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा, किसी भी मुल्क में बुरा लगेगा, उन आदमियों को, उन शहरियों को, उन लोगों को तो बहुत बुरा लगेगा। सो बिल्कुल यही IMF का भी यही कंसर्न है। IMF भी यही कहता है जनाब अपने एक्सपेंसेस जो है कट डाउन करे हुकूमत। सो अपने एक्सपेंसेस अगर हुकूमत कट डाउन नहीं करेंगे या पार्लियामेंटेरियंस नहीं करेंगे तो वो क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं अवाम के लिए। अवाम को तो मतलब एक टिपिकल सेंटेंस है जो सारी जिंदगी ऐसी सुनते आ रहे हैं कि अवाम कुर्बानी दे। ये बड़ा अच्छा एक सेंटेंस मिला हुआ है पॉलिटिशियंस को, ये जनाब इस्तेमाल करते, अवाम कुर्बानी दे। कुर्बानी का वक्त है, अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, सख्त तरीन हालात से मुल्क गुजर रहा है। ये टिपिकल सेंटेंसेस सुन के अवाम भी उन तंग आ गए ने। वो कहते हैं जी सारी कुर्बानियां अवाम नहीं देनियां ने, तो जिहड़े उत्ते बैठे ने उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं देनी। सो ये दिस इज इन अ वेरी वेरी बैड टेस्ट।